चले जा रहे हैं। तो रूरल डेवलपमेंट का मीनिंग से शुरू करते हैं। जब हमने लास्ट ये टॉपिक पढ़ा था तब हमने ये देखा था, शांत हो जाओ बेटू, जब हमने लास्ट ये टॉपिक पढ़ा था तब हमने देखा था कि हमारे देश में जो गांव की जो स्थिति है आज़ादी के इतने साल बाद भी वो बहुत कुछ सुधरी नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज ले लें, चाहे हेल्थ फैसिलिटीज़ ले लें, चाहे एजुकेशन ले लें, कभी अभी भी गांव में वो स्थिति नहीं है जो कि देश के 75-80 साल ऑफ आज़ादी हो जाएं तो होनी चाहिए। वो स्थिति से हम अभी दूर हैं और गांव में हमारे देश का मेजर सबस्ट्रेटम ऑफ द कंट्री स्टिल रिसाइड्स इन द विलेजेस। तो यहाँ के डेवलपमेंट को इग्नोर करना मतलब कंट्री की ग्रोथ को ही बाधा लगाना। दैट्स वाई रूरल डेवलपमेंट को 5 ईयर प्लान्स में काफ़ी महत्व दिया गया, खासतौर पे 7th और 8th 5 ईयर प्लान में। सो रूरल डेवलपमेंट में हम लोग इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं महात्मा गांधी जी के इस तर्क से कि इंडिया में रूरल डेवलपमेंट ज़रूरी क्यों है। क्योंकि हमारे देश की काफ़ी मेजर जनसंख्या गांव में रहती है और हमारे देश में 22% लोग बिलो पॉवर्टी लाइन हैं, तो फलस्वरूप गांव में रहने वाला भी एक बड़ा तबका बिलो पॉवर्टी लाइन है। इसलिए अगर हमें देश की प्रगति चाहिए तो रूरल डेवलपमेंट को हमको ध्यान देना पड़ेगा, जिसमें पावर्टी हटाना, पावर्टी एलिवेशन एक बड़ा प्रोग्राम, इंफ्रा को ठीक करना दूसरा बड़ा चीज़, और ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। हमने अभी ही रिसेंटली एक चैप्टर पढ़ा था ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, जिसमें हेल्थ और एजुकेशन जो सबसे बड़े 2 पायदान हैं उनको ठीक करना, ये हमारा टारगेट है। सो मीनिंग एंड रैशनल माने तर्क ऑफ ह्यूमन कैपिटल दिस रूरल डेवलपमेंट तुम्हें क्लियर होना चाहिए। पहले तो मीनिंग, इट इज़ द कंटिन्यूअस, ये एक लगातार होने वाली चीज़ है। इट्स नॉट लाइक एक बार करके रख दिया कोई बिल्डिंग जैसे बन गई, इट्स नॉट लाइक दैट, यू हैव टू मेंटेन इट कंटिन्यूअसली। सो इट इज़ अ कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रीहेंसिव सोशो इकोनॉमिक प्रोसेस अटेम्प्टिंग टू इम्प्रूव ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ रूरल लाइफ। पहले तो ये देख लो तुम्हारे नोट्स में ये है कि नहीं डेफिनेशन लिखी हुई, और तुम्हारा इस पे फोकस है या नहीं। इट इज़ एन ऑल इंक्लूसिव एफर्ट, कंटिन्यूअस एफर्ट, कॉम्प्रीहेंसिव एफर्ट, कीवर्ड पकड़ो, कीवर्ड। इट इज़ अ कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रीहेंसिव सोशो इकोनॉमिक प्रोसेस इन ऑर्डर टू इम्प्रूव ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ रूरल लाइफ। ठीक है, अब बात आती है कि इसके 5 की एरियाज जो एनसीईआरटी हाईलाइट करती है। ऑब्वियसली उनमें सबसे पहला है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। इंफ्रा किसी भी जगह का ढांचा होता है। इंफ्रा का मतलब सड़क, बिजली, कम्युनिकेशन, हेल्थ, एजुकेशन, तो ये सब चीज़ों में डेवलपमेंट करना पहला काम है रूरल डेवलपमेंट का। रूरल डेवलपमेंट की जैसे ही आप बात करो तो आपको आज़ादी के वक्त का फ्यूडल सिस्टम याद आ जाता है। तो उससे लैंड के जो कुरीतियाँ थी हमारे यहाँ, उसमें रिफॉर्म लाना वो हमारा सेकंड प्रायोरिटी हो जाती है कि हम अपने किसानों को क्लचेस ऑफ द मनी लेंडर्स से फ्री कर पाएँ, और वो सब इसमें शामिल है। तीसरा, क्योंकि हम 200 साल ऑलरेडी गुलामी के बिता के आए, उस वजह से हमारा देश का जो लोएस्ट सेक्टर था वो बहुत ज़्यादा गरीब हो गया। तो पावर्टी एलिविएशन, गरीबी को हटाना हमारा तीसरा उद्देश्य है इन रूरल डेवलपमेंट। उसके ये 3 मेन हैं कि इंफ्रा इम्प्रूव हो जाए, लैंड रिफॉर्म्स हो जाएं और गरीबी हट जाए। बाकी ये 2 एडिशनल हैं कि ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलप हों, दैट इज़ हेल्थ एंड एजुकेशन, एंड लोगों की प्रोडक्टिव कैपेसिटी बढ़े, ये इतना इंपॉर्टेंट। एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज करना, तो इसको दिमाग में बिठाओ। कहाँ से शुरू करेंगे? पहला मेन काम हमारा क्या है? इंफ्रा, वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इंफ्रा के जस्ट बाद लैंड रिफॉर्म्स, और लैंड रिफॉर्म्स के बाद गरीबी हटाना, उसके बाद ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन जिसमें हेल्थ और दिस एजुकेशन दोनों आ जाते हैं, और एग्रीकल्चर इम्प्रूव करना, प्रोडक्टिव कैपेसिटी लोगों की इम्प्रूव करना, ये इसका प्रोसेस। इसमें फिर नेक्स्ट हमारा पॉइंट था रूरल क्रेडिट। गांव में जब इंडिया आज़ाद हुआ था 200 साल की गुलामी के बाद, तो कोई फॉर्मल बैंकिंग स्ट्रक्चर इंडिया में इतना अच्छा डेवलप नहीं हुआ था। तो गांव के लोगों को जब पैसों की ज़रूरत पड़ती थी तो वो सबसे पहले जिसका रास्ता देखते थे वो है मनी लेंडर, ज़मींदार। तो ये लोग बहुत हाई ब्याज चार्ज करते थे और इतने ज़्यादा बेईमानी करते थे अकाउंट्स में कि अल्टीमेटली किसान को लटकना पड़ता था। पूरी इंडिया की सबसे ज़्यादा सुसाइड केसेस फार्मर्स के ही होते हैं जो अपनी उधारी चुका नहीं पाते हैं। तो रूरल क्रेडिट का ये टॉपिक है।
इसमें हमने पढ़ा कि गांव में ऐसी क्या ज़रूरत है कि वहाँ पर लोन की इतनी नीड होती है। तो द नीड ऑफ लोन कैन बी सीन, जिस तरह से गांव के लोग अपनी कमाई करते हैं। गांव में एग्रीकल्चर इज़ देयर मेन सोर्स ऑफ लिविंग। एग्रीकल्चर का नेचर ऐसा है कि जिस दिन आप बीज बोते हैं वहाँ से लेके पूरी फसल कटने तक और मार्केट में बिकने आए तब तक इतना लंबा टाइम गैप है कि इतने बीच में आदमी कहाँ से खाना खाए। नौकरियाँ गांव में होती नहीं है क्योंकि कोई बड़ी इंडस्ट्री वगैरह होती नहीं है, तो फिर वो उतने दिन कैसे काम चलाए। दैट्स वाई उसको लोन लेना पड़ता है कि वो कैसे भी करके अपनी ज़िंदगी को काट पाए। तो रूरल क्रेडिट मीन्स क्रेडिट फॉर फार्मिंग। इट मीन्स समय पर टाइमली इन्फ्यूजन ऑफ कैपिटल, ताकि लोगों को दिक्कत ना हो और उसके लॉजिक्स भी तुम्हें क्लियर है। अब एमसीक्यू के लिए कितने तरह के क्रेडिट हो सकते हैं? 3 टाइप के। एक शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म में बेटो वो पैसा आता है जो 1 साल के अंदर आप वापस कर देते हो, 6 से 12 महीने। उसके बाद मीडियम टर्म, जिसमें 1 साल से 5 साल तक का आप उधार लेते हो। दिस इज जनरली फॉर मशीन्स, टूल, फार्म इक्विपमेंट, ये सब। और लॉन्ग टर्म क्रेडिट जो आप ज़मीन को सुधारने के लिए या ज़मीन को खरीदने के लिए लेते हो और जो 5 साल से 20 साल तक का होता है, लाइक अ हाउसिंग लोन। तो ये 3 तरह के क्रेडिट हैं। गांव के क्रेडिट को एक और तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं, प्रोडक्टिव एंड अनप्रोडक्टिव। जब खेती के लिए पैसा लिया जाए इट इज़ कॉल्ड प्रोडक्टिव। जब घर में शादी ब्याह हो या कोई ऐसी रिक्रिएशन एक्टिविटी हो उसके लिए आपको खरीदना मतलब पैसे आप लो तो इट इज़ अनप्रोडक्टिव, उससे कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है। तो ये 2 कैटेगरी के गांव में लोन लेते हैं लोग। नाउ बात आती है गांव में रूरल क्रेडिट ज़रूरी है, सुन लिया। कहाँ से मिलता है? 2 तरह के सोर्सेज हैं, एक इंस्टीट्यूशनल और एक नॉन इंस्टीट्यूशनल। नॉन इंस्टीट्यूशनल का मतलब है कोई संस्था नहीं है, कोई व्यक्ति है जो लोन दे रहा है। अब इसमें 4 कैटेगरी हैं लोगों की। एक तो नंबर 1 पे मनी लेंडर। मनी लेंडर का काम ही ये है कि पैसे उधार देना, ब्याज लेना और एक्सटॉर्शन जैसा काम करते हैं, वो इतना हाई ब्याज लेते हैं। सेकंड नंबर पे जो गांव में आपके रिश्तेदार होते हैं जिनके पास थोड़ा पैसा इकट्ठा होता है, आप उनसे भी लोन लेते हैं गांव वाले। तीसरे होते हैं गांव वालों को जो अपना सामान ये लोग बेचते हैं ना बना के, वो ट्रेडर। तो ये लोग ट्रेडर से पहले ही बात कर लेते हैं कि मैं इस साल इतना मेरा उपज होगी तो आपको ही बेचूंगा, तो आप मुझे उसके एवज में पहले ही लोन दे दो। और चौथे नंबर पे है लैंडलॉर्ड जो ज़मीन को गिरवी रखवाते हैं और फिर लोन देते हैं। तो ये 4 नॉन इंस्टीट्यूशनल बिना संस्था के लोन्स हैं। इनमें खासियत ये है कि पेपर वर्क ज़्यादा नहीं होता। इनमें खासियत ये है कि ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ के बिना आपको लोन मिल जाता है, मगर इसका रिस्क बहुत बड़ा ये है कि एक्सप्लॉयटेटिव होते हैं। लोग बहुत हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते हैं और बेईमानी अकाउंट्स में कर देते हैं, जिससे आपके हाथ से आपकी ज़मीन ही चली जाती है। तो नॉन इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट की समस्याओं को सुलझाने के लिए इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट, जिसको मल्टी एजेंसी सिस्टम इंडिया में कहते हैं, वो स्टार्ट हुआ। इसमें अलग अलग टाइप की एजेंसीज़ हैं जो लोगों को लोन देती हैं फॉर वेरियस पर्पसेस। तो तुम्हारे दिमाग में जहन में रहना चाहिए कि कौन सा जनरली किस चीज़ के काम आता है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कोऑपरेटिव क्रेडिट। कोऑपरेटिव क्रेडिट का मतलब होता है कुछ लोग इकट्ठे हुए और उन लोगों ने इकट्ठे होकर पैसा पूल करा और उस पूल में से मेंबर्स में से जिसको चाहिए था उसे कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन मिल गया। सो कोऑपरेटिव क्रेडिट को इंस्टीट्यूशनल इसलिए माना गया कि क्योंकि एक पूरी संस्था बन जाती है उन लोगों की, खुद ही के मेंबर्स की। तो दैट इज कोऑपरेटिव क्रेडिट। कोऑपरेटिव मूवमेंट का मतलब एक्सप्लॉयटेटिव ना होते हुए सपोर्टिव वे में आप लोगों को लोन दे पाएँ, दैट इज कोऑपरेटिव क्रेडिट। सेकेंड इज लैंड डेवलपमेंट बैंक। जैसे अपने भोपाल में वाइट कलर की बिल्डिंग है न्यू मार्केट में, मेजर नाम के हो पेट्रोल पंप के बाजू में समन्वय भवन, इतना बड़ा एपेक्स बैंक की बिल्डिंग है वहाँ पे। सो दैट इज़ अ लैंड डेवलपमेंट बैंक। लैंड डेवलपमेंट बैंक ज़मीन के डेवलपमेंट के लिए, ज़मीन को उपजाऊ बनाने के लिए जो प्रोसेसेस हम करते हैं उसके लिए लोन देते हैं ज़मीन को गिरवी रख के। अब समस्या ये है कि गांव में हर किसान के पास गिरवी रखने के लिए ज़मीन हो, ये नहीं है पॉसिबल।
तो जिनके पास ज़मीन होती है उसको इसका बेनिफिट मिलता है, जिनके पास नहीं होती उनके लिए ये यूज़फुल नहीं है। थर्ड नंबर पे आते हैं कमर्शियल बैंक्स। कमर्शियल बैंक्स प्रॉफिट के लिए काम करते हैं और नेशनलाइजेशन के बाद हर कमर्शियल बैंक को गांव के अंदर अपनी ब्रांच खोलनी पड़ेगी, ये गवर्नमेंट ने कंपलसरी कर दिया। तो इनकी रूरल ब्रांचेस के थ्रू ये लोग फार्म इक्विपमेंट, ज़मीन के लिए, सब चीज़ के लिए लोन देते हैं। अब आया रीजनल रूरल बैंक, जो लोग बिल्कुल गरीब तबके के हैं, जिनके पास ज़मीन भी नहीं है देने को और जिनके पास किसी टाइप की कोई सिक्योरिटी नहीं है, उनको रीजनल रूरल बैंक मदद करता है। रीजनल रूरल बैंक का हेड है नाबार्ड। तो नाबार्ड सारे रीजनल रूरल बैंक्स को कंट्रोल करता है। ये उन जगहों पर जाके लोन दे देते हैं जहां पर नॉर्मल कमर्शियल बैंक लाइक एसबीआई नहीं पहुंच पाता। फिफ्थ नंबर पे है गवर्नमेंट लोन। गवर्नमेंट लोन को तक्कावी लोन भी कहते हैं। ये लोन एक्चुअली कैसे होते हैं कि जब इलेक्शन आया या कोई ऐसी चीज़ हुई, जैसे कोई बाढ़ आ गई, जैसे कोई कोविड के टाइम, आपातकालीन स्थिति में लोगों की मदद के लिए दिए गए लोन को हम गवर्नमेंट लोन की कैटेगरी में लेते हैं और जैसे ही इलेक्शन आते हैं ये लोग उस लोन को माफ़ भी कर देते हैं। उसके बाद आता है नाबार्ड एज एन इंस्टीट्यूशन ऑफ रूरल फाइनेंसिंग। सारे रीजनल रूरल बैंक्स का जो हेड है इट इज़ नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ये एपेक्स बॉडी है फॉर छोटे बैंक और इनके हेड हैं आरबीआई। नाबार्ड सबसे ज़्यादा जिस चीज़ के लिए लोन देता है वो, जैसे अपन हाईवे पे जाते हैं तो बड़े बड़े वेयर हाउस होते हैं, उनके फाइनेंसिंग के लिए नाबार्ड लोन देता है और ये सभी लोगों के लिए अवेलेबल होते हैं, मगर ज़मीन होना उनके लिए ज़रूरी है। सेवेंथ, माइक्रो फाइनेंस में काम आने वाला सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। सेल्फ हेल्प ग्रुप बहुत ही लोएस्ट जो वर्कर्स हैं, जैसे आर्टिजन्स, पेजेंट्स, हैंडीक्राफ्ट वाले, जिनके पास खुद की कोई खास पूंजी नहीं है, वो लोग मिलके ग्रुप बना लेते हैं। वो कोऑपरेटिव क्रेडिट जैसे ही होता है, बट यहाँ पर 500 रुपये और 1000 रुपये जैसे लो अमाउंट का भी लोन दिया जाता है। तो ये माइक्रो फाइनेंस कहलाता है। इससे लोग बचत करने को प्रेरित होते हैं कि हम बचत करेंगे तो हमारे जो पैसे इकट्ठा होंगे उसको दे के हम उस पर अर्निंग भी कर सकते हैं ब्याज की। तो दिस इज़ माइक्रो फाइनेंस। तो ये पूरे रूल्स में सबसे पहले आप मुझे बताइए कि इंस्टीट्यूशन और नॉन इंस्टीट्यूशन में किस में पेपर वर्क ज़्यादा लगता होगा, किस में फॉर्मेलिटीज़ कम होंगी, कौन सा एक्सप्लॉइटेटिव है, मनी लेंडर किस में आते हैं, नाबार्ड, माइक्रो फाइनेंस एंड आरआरबी, कमर्शियल बैंक एंड सप्लायर्स, रिलेटिव्स। किस में रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा होता है, किस में कम होता है। गुड। तो बस इस तरह के एमसीक्यू में एक ना एक क्वेश्चन तो इस एरिया में से फंस ही जाता है। तो ये हमने अभी डिस्कस किया रूरल क्रेडिट। अब आते हैं हम कि गांव में ये जो रूरल क्रेडिट है इसका एक अप्रेजल अगर एग्जाम में आता है तो 3-4 पॉइंट याद रख लो। फर्स्ट थिंग, गांव में जितनी ज़रूरत है उतनी ब्रांचेस नहीं हैं बैंक्स की। जैसे कि अगर 10 गांव हैं तो 7 या 6 गांव में ही बैंक है, बाकी जगह है ही नहीं। उसके अलावा जब लोग लोन लेने पहुंचते हैं तो 10 लोग फाइल लेके आते हैं तो उसमें से 5 या 6 लोगों की फाइल अप्रूव होती है, बाकी लोगों को मना कर देते हैं कि आपका लोन हमारी कैटेगरी में नहीं आ रहा। ये थोड़ी सी एक दिक्कत है। तीसरा, मैं बोल रही हूँ मुझे 2 लाख रुपए का लोन चाहिए तो वो 1.5 लाख 1.5 लाख का ही लोन दे रहे हैं। तो कम पैसे मिलने से जितने मिले हैं वो भी काम नहीं आ रहे, ये इसकी एक दिक्कत है। ऑल्सो जो सबसे गरीब आदमी है, पुअरेस्ट, उसको कोई लोन नहीं देना चाहता क्योंकि बैंक को लगता है तो लेके भग जाएगा तो हमारा पैसा डूब जाएगा। उस रिस्क फैक्टर के कारण बैंक लोन देना ही नहीं चाहता उसको। एंड डेफिनेटली लोग भी थोड़े बेईमान हो गए। पहले चलती थी एक शब्द ठाकुर की जबान कि बात बोल दी तो बोल दी, डेट अगर आपने दी है कि इस दिन लोन वापस करूंगा तो आप करोगे ही करोगे। बट आजकल लोग बहुत बेईमान हो गए, अपनी बात से बदलने वाले हो गए हैं। तो उस चक्कर में एनपीए बढ़ रहे हैं। एनपीए स्टैंड्स फॉर
नॉन परफॉर्मिंग एसेट। जो 90 डेज तक कोई अपना बैंक लोन नहीं देता तो बैंक की किताबों में वो एसेट नहीं, बेकार हो जाता है, इसलिए उसको कहते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट। तो ये प्रॉब्लम्स हैं हमारे रूरल बैंकिंग की। देन आता है बेटा नेक्स्ट एग्रीकल्चर मार्केटिंग। नाउ एग्रीकल्चर मार्केटिंग का बीच में कहाँ से रोल आ गया? गाँव में बहुत बड़ी एक समस्या कि अनपढ़ होने की वजह से जैसे ही कोई किसान कोई बोरियां रेडी करता है और वो सोचता है कि अब मैं इसको बेचूं, शहर में जाके अच्छा दाम मिलेगा, उस बीच में उसने जिससे लोन लिया होता है मनी लेंडर उसके दरवाजे आके खड़ा हो जाता है, मेरे को आज अभी इसी वक्त पैसा चाहिए। उसमें वो औने पौने दाम पे कैसे भी अपने गुड्स को बेचता है और उसको अपने जो उपज है उसका सही दाम नहीं मिलता, तो वो गरीब किसान गरीब 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 कैटेगरी में ही चलता जाता है। तो दैट्स वाई गवर्नमेंट ने बहुत सारे एफर्ट्स किए हैं कि लोगों का जो प्रोड्यूस है वो सही जगह पहुंच पाए और उनको सही दाम मिल पाए। तो एग्रीकल्चर मार्केटिंग में क्या क्या आता है? सबसे पहले एग्रीकल्चर मार्केटिंग में आता है अलग अलग जगह के सामान को एक जगह असेंबल करना, ग्रेडिंग करना, पैकिंग करना, यहाँ तक कि डिस्ट्रीब्यूशन चैनल भी उसी में आता है। तो ये सब एग्रीकल्चर मार्केटिंग में आता है, बस इसमें लोन देना शामिल नहीं है, एग्रीकल्चर क्रेडिट शामिल नहीं है, बाकी सब शामिल है एग्रो मार्केटिंग में, ऑल छोटे 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 स्टेप्स। इसमें एक क्वेश्चन वो 2 बार पूछ चुके हैं, व्हाट इज ग्रेडिंग? हु विल टेल मी व्हाट्स द मीनिंग ऑफ द वर्ड ग्रेडिंग? एनीवन? ग्रेडिंग, यस, ठीक है, यस। क्या छांटना बेटा? गुड। कोई भी एग्रीकल्चर कमोडिटी अलग अलग क्वालिटी की हो सकती है। जैसे चावल में बासमती राइस, बासमती चावल हाई क्वालिटी चावल में आता है, उसका बड़ा दाना, छोटा दाना, फिर बासमती की टुकड़ी, ऐसे अलग अलग उसके नाम प्रचलित है। कितना वो पुराना है, कितना वो वाइट है बन के, कितना वो उसके जो वो है वो दाने अच्छे बड़े होंगे, तो हम अलग अलग ग्रेड कर देते हैं। जैसे आप लोग चाय में भी देखते हैं ना, रेड लेबल, ब्लू लेबल, ये लेबल, वो लेबल। तो ऐसे ही एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को कि अलग अलग वैरायटी को सुपीरियर एंड इंफीरियर दिस वैरायटी को अलग अलग करना इज कॉल्ड ग्रेडिंग। इट इज़ पार्ट ऑफ एग्रो मार्केटिंग। नाउ सब कुछ ही अगर अच्छा है तो हमारे गांव के किसानों को दिक्कत क्या है बताओ? एग्रो मार्केटिंग करनी पड़ रही है, वाई? गांव में किसानों के सपोर्ट के लिए गवर्नमेंट को खड़ा होना पड़ रहा है, वाई? और यस, और ठीक, जैसे भी पढ़ो, चाहे देख के पढ़ो, चाहे कैसे भी पढ़ो, पर पढ़ लो। सबसे पहले तो मैनिपुलेशन बहुत होता है। मैनिपुलेशन का माने अकाउंट्स झूठे बनाना। बड़े फार्मर्स उनसे उनका सामान ले लेते हैं, बोलते हैं हम तुम्हें इतने पैसे देंगे, इतने पैसे देंगे, और हेरा फेरी कर देते हैं सामान में। सेकंड, हम अगर भोपाल में बैठे हैं तो हमारा सामान दिल्ली में, बम्बई में, बैंगलोर में, पूना में, फॉरेन में कहाँ अच्छा बिकेगा हमें पता ही नहीं है, तो हमें जो पहली जगह मिलती है हम वहाँ बेच आते हैं, ये एक दिक्कत। और तीसरी दिक्कत कि हम अगर जितने दिन बेचते हैं उतने दिन सामान को रखें कहाँ? सारे गांव में वेयर हाउसेज नहीं हैं, और वेयर हाउस हैं तो वो बहुत महंगे हैं। तो लोग ऐसे गांव में गड्ढा क्रिएट करके फील्ड में बोरियां रख के ऊपर से घास वगैरह रख के पूरे एरिया को कवर करते हैं, बट ये बहुत रिस्की है क्योंकि उनका सामान बहुत वेस्ट होता है। तो ये प्रॉब्लम्स तुम्हें याद रहनी चाहिए कि एक तो मैनिपुलेशन एक प्रॉब्लम है, मार्केट की सही इन्फो ना होना एक प्रॉब्लम है, और संभाल के रखना एक प्रॉब्लम है। नाउ इन प्रॉब्लम्स के बाद हमारे देश की सरकार ने क्या एफर्ट्स किए हैं कि एग्रो मार्केटिंग को इम्प्रूव करें, तो उसमें नंबर 1 पे है रेगुलेटेड मार्केट। 3-4 मैं तुम्हें चीज़ें पढ़ाऊंगी, कॉन्सेंट्रेशन से पढ़ो। रेगुलेटेड मार्केट, रेगुलेशन मतलब नियंत्रण। तो जब भी किसी एक जगह पे गवर्नमेंट कोई मंडी टाइप की बना दे
और वहाँ पे रूल्स ऑफ द ट्रेड डिसाइडेड हों, उसको अपन कहते हैं रेगुलेटेड मार्केट। तो जैसे कि रुई की ये रेगुलेटेड मार्केट है, सारे किसान एक जगह आके बैठे हैं, वहाँ एक मार्केट कमेटी बनी है जिसमें सेलर, बायर और गवर्नमेंट तीनों के लोग हैं। तो वो जो दाम तय करेंगे सबके लिए फेयर होंगे और सभी उस रेट पर बेचेंगे। तो ये रेगुलेटेड मार्केट गवर्नमेंट का एक बड़ा प्रयास है। सेकेंड इज बेहतर इंफ्रा। अगर अपने को भोपाल से मंडीदीप में सामान भेजना है और बीच का ब्रिज ही टूट गया, जैसे कुछ समय पहले टूटा था, तो यात्रा और व्यापार विनिमय सब बंद। तो इंफ्रा अगर खराब है तो फिर कोई चीज़ इधर से उधर नहीं जा पाती है। तो ये एक प्रॉपर इंफ्रा होना ज़रूरी है। उसके बाद कोऑपरेटिव मार्केटिंग। तुम्हें याद होगा वर्गीस कुरियन सर का मैंने नाम तुम्हें बताया था। अमूल द टेस्ट ऑफ इंडिया विच वी कॉल, वर्गीस कुरियन सर वॉज अ वेरी सीनियर IAS ऑफिसर। उन्होंने ये प्रोसेस स्टार्ट किया था कि हम लोग मिल के सारे लोग अपना मिल्क प्रोडक्ट एक जगह कर लें और एक ब्रांड अमूल के अंडर में वो बिके। तो जब इतना बल्क सामान इकट्ठा हो जाता है तो उचित दाम आपको मिलता है। तो दैट वाज कोऑपरेटिव मार्केटिंग। थोड़ा सा पेशेंस तो रखना पड़ेगा बच्चे, धीरे धीरे सब याद हो जाएगा। किस चीज़ की प्रॉब्लम है? एग्रो मार्केट, नींद में हो, चलता है। ओके, देन डिफरेंट पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स। ये 2 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है। व्हाट आर द डिफरेंट पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स? तो एक तो है MSP, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। कितने लोगों को पता है व्हाट इज MSP? मिनिमम सपोर्ट प्राइस कौन तय करता है? मिनिमम प्राइस किसको सपोर्ट करने के लिए? कि उनका उपज जो है इससे कम पे ना बिके। ऐसे ही पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जिसके तहत गांव में जो ये हैं, कहाँ चले गए, कहीं चले गए, मेरी स्लाइड ही चली गई। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में बेटा राशन की दुकान से फेयर प्राइस शॉप से सामान मिलता है, तो दैट इज पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। और बफर स्टॉक, इसमें ये होता है कि गवर्नमेंट किसी एक साल अगर एक्स्ट्रा सामान बन जाता है ना, तो उसको FCI खरीद लेता है, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। उससे मार्केट में जो एक्सेस सप्लाई हो गई थी, जिसकी वजह से दाम बहुत गिर गए थे, वो कंट्रोल हो जाती है। और नेक्स्ट ईयर गवर्नमेंट को लगता है कि वाकई फूड की ज़रूरत है, तो वो रिलीज़ कर देती है। तो 3 वर्ड याद करो, MSP, PDS एंड बफर स्टॉक। ओके ओके, बस सुनो ना, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर एक्टिविटीज, ज़रा सा छोटा सा पॉइंट है, पढ़ लो, ईजी सा। ऐसा है कि एग्रीकल्चर की एक बहुत बड़ी समस्या है कि इट इज़ डिपेंडेंट ऑन मॉनसून। और हमारे देश में आज़ादी के इतने साल बाद भी सारे गांव इरिगेटेड नहीं है, विच मीन्स एक डैम से, प्रॉपर कनाल इरिगेशन से आपके खेत तक डैम से पानी आ जाए, ये सुविधा जो इरिगेशन में होती है ये हमारे हर गांव में नहीं है। तो जिन गांव में ये नहीं है वहाँ पर उनकी पूरी डिपेंडेंस है बारिश पे। और बारिश तो मनमौजी है, जब उसको आना है आएगी। आजकल तो कभी भी चली आएगी, गर्मियों में, सर्दियों में, बारिश में, मौसम तो नाम की कोई चीज़ ही नहीं रह गई है, कभी भी चली आएगी। तो उस चक्कर में एग्रीकल्चर बहुत रिस्की बिजनेस हो गया है। तो किसी के पास अगर 1 एकड़ ज़मीन है तो उसे लगता है कि इतनी मेहनत करके ज़रा सी बोरी गेहूं उगाने की जगह वाई नॉट गो एंड डू समथिंग एल्स इन दैट पैच ऑफ लैंड। तो लोग अलग अलग वैकल्पिक काम करने लगे इन दैट सेम लैंड। तो दैट इज कॉल्ड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर। ये 2 तरह से होता है, या तो खेती ही करो बट अलग टाइप के क्रॉप्स बना लो, और या उस ज़मीन का कुछ अन्य उपयोग कर लो। तो हम दोनों पढ़ते हैं। तो पहले खेती वाले पढ़ते हैं, जिसमें हम मल्टीपल क्रॉपिंग की तरफ जा पाए। एक होती है मोनोक्रॉपिंग, जिसमें आप एक ही जैसे गुड्स बनाते हो, गुड्स मतलब फार्मिंग करते हो एक ही टाइप की चीज़ की। तो आपकी जो ज़मीन है एक टाइम के बाद उसमें से न्यूट्रिएंट्स डिप्लीट हो जाते हैं। उसकी जगह आप अगर अलग अलग टाइप की चीज़ें बनाते हो तो ज़मीन की जो फर्टिलिटी है वो मेंटेन रहती है, वो उल्टा वो न्यूट्रिएंट रिच होती जाती है, और आपको बेहतर दाम भी मिलते हैं क्योंकि अलग अलग वैरायटी की चीज़ें आप बनाते हो। ऑल्सो इसके अलावा लोग डाइवर्सिफिकेशन जब करते हैं तो टोटली नई एक्टिविटी में भी चले जाते हैं, और वो अलग अलग एक्टिविटीज़ में पहली एक्टिविटी है एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री मतलब लाइव स्टॉक फार्मिंग, जिसका मतलब है रियरिंग, ब्रीडिंग एंड ग्रोइंग फार्म एनिमल्स लाइक शीप,
एंड ऑल दीज थिंग, ये क्यों काम आते हैं, ये क्यों यूज़फुल है? नंबर 1, बारिश पे आपकी डिपेंडेंस बिल्कुल ख़त्म। नंबर 2, इसमें जो हमारी देश की 50% जनसंख्या है, द विमेन, उनको भी एम्प्लॉयमेंट मिल जाता है, क्योंकि इसमें बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जिसमें वो भी एंगेज हो जाती हैं। सो दैट इज़ वाई एनिमल हस्बेंड्री या लाइफ स्टॉक फार्मिंग एक इम्पॉर्टेंट जोन है ऑफ मतलब ऑल्टरनेटिव वर्क। उसके बाद नेक्स्ट आता है डेयरिंग। सबको पता है डेयरिंग मतलब मिल्क प्रोडक्ट से रिलेटेड सारी चीज़ें कम अंडर डेयरिंग। डेयरिंग में यूटिलाइजिंग द डेयरी एनिमल्स, गोट्स, बफलोज, काउस, गोट्स, ये सब। इंडिया में तुम्हें मालूम है एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन हुआ था गुजरात में, और वर्गीस कुरियन सर, अगेन वेरी फेमसली नोन एज द मिल्क मैन ऑफ इंडिया। तो मिल्क कोऑपरेटिव मूवमेंट जब से हुआ था तब से मास प्रोडक्शन ऑफ मिल्क को इंडिया में बहुत वो मिली थी, बूस्ट मिली थी। तो ये तुम्हें पता होना चाहिए डेयरिंग का मतलब। इंडिया में वर्ल्ड की सबसे बड़ा काऊ की पॉपुलेशन है, क्योंकि हम काऊ को धार्मिक उससे भी जोड़ के देखते हैं इसलिए, और मिल्क प्रोडक्शन भी हमारा वर्ल्ड का हाईएस्ट है। ये अपन कह सकते हैं एमसीक्यू में तुम्हें काम आ सकता है। देन कम्स फिशरीज। 1 एकड़ ज़मीन में उसी को गड्ढा बना के प्रॉपर एक पॉन्ड जैसा लुक आप दे दें उसको, और वहाँ पे फिशिंग करें, तो वो भी एक अच्छा अर्निंग का सोर्स हो सकता है। फिशिंग, एक्वेटिक एनिमल्स के सभी वैरायटी के कल्टीवेशन इसमें शामिल है। और 2 तरह की फिशिंग होती है तुम्हें पता है, एक नदियों में और एक तट पे ऑफ द समुद्र। दोनों ही इंडिया में काफ़ी प्रेवलेंट है, मगर फिशिंग का जो जोन है इसमें गरीबी बहुत है, इसमें अनपढ़ लोग बहुत हैं, और आजकल का जो क्लाइमेटिक चेंज है उसकी वजह से समुद्री तटों पे इतने ज़्यादा, कहना चाहिए वो, उसका नाम मुझे नहीं मिल रहा, जैसे सुनामी का छोटा नाम क्या होता है, साइक्लिक, हाई टाइड एंड लो टाइड, ऐसा कुछ एक नाम रहता है। तो उसकी वजह से बहुत रिस्की हो गई है फिशिंग ऑल्सो, जो कोस्टल फिशिंग है। बट हाँ, जो नदियों की इंटरनल इनलैंड फिशिंग है वो आजकल अभी भी काफ़ी प्रेवलेंट है, और हमारी पूरी कंट्री का जो जीडीपी है उसका 1% आज भी फिशिंग से आता है। नेक्स्ट इज हॉर्टिकल्चर। हाई एंड फ्रूट्स जो ड्राई फ्रूट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं उनका कल्टीवेशन, और फ्लावर्स का कल्टीवेशन, फ्लोरिकल्चर जिसको बोलते हैं, वो दोनों का कॉमन वर्ड है हॉर्टिकल्चर। इसमें भी बेटा काफ़ी अच्छी अर्निंग होती है, क्योंकि एक्सपोर्ट हो जाता है ये। इंडिया में भले ही आपको दाम मिले या ना मिले, बट ये एक्सपोर्ट होता है, तो ये भी एक ऑल्टरनेटिव फार्मिंग है। और ये हमने इतने सारे जो पढ़े, इनमें से सबसे ज़्यादा जो चला वो है डेयरी। तो क्वेश्चन एग्जाम में ये आता है कि वाई दिस गॉट सो मच इम्पोर्टेंस, नॉन फार्मिंग एरियाज को इतना इम्पोर्टेंस क्यों मिला? तो नंबर 1 इज नॉन डिपेंडेंस ऑन बारिश, नंबर 2 स्टेबल सोर्स ऑफ इनकम, नंबर 3 एम्प्लॉयमेंट ऑफ विमेन ऑल्सो। बस ये 3 मेन पॉइंट हैं। सारे ही पॉइंट्स में उसकी मीनिंग तो तुमको पता ही रहता है, और उसके बाद ये 2-3 पॉइंट जोड़ देना, बस उसमें वो कवर हो गया, दैट्स इट। अब इसके बाद आया नेक्स्ट। अच्छा बताओ, ग्रीन रेवोल्यूशन और गोल्डन रेवोल्यूशन में अंतर क्या है? बोलो। ग्रीन रेवोल्यूशन और गोल्डन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन 1966 में हुआ था, व्हीट पर वो फोकस था, और गोल्डन रेवोल्यूशन फ्लावर्स के लिए, गेंदे की खेती अधिकतर, तो वो गोल्डन रेवोल्यूशन उसमें आ गया। लास्ट इसमें छोटा सा एक पॉइंट है, ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑनलाइनर्स, ऑर्गेनिक फार्मिंग, व्हाट इज ऑर्गेनिक फार्मिंग मेरे बच्चों? हमारी खेती को बढ़ाने के लिए हम लोग इतने ज़्यादा केमिकल चीज़ों का इस्तेमाल करने लगे, जिसमें थे केमिकल फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड्स। ये दोनों पैदावार तो बढ़ा देते थे, मगर सॉइल हेल्थ की बिल्कुल वाट लगा देते थे। तो हम लोगों ने हमारे जो पुराने ज़माने में जैसी खेती होती थी, वापस उसको हम टर्न किए, दैट इज़ कॉल्ड ऑर्गेनिक फार्मिंग। उसमें पेस्टिसाइड्स की जगह हम बायो पेस्टिसाइड्स यूज़ करते हैं, और फर्टिलाइज़र की जगह बायो मैन्योर यूज़ करते हैं, और जो उसमें सीड्स होती हैं वो भी नेचुरल होती हैं, केमिकल से नहीं बनी हुई। उसके कारण अच्छी फार्मिंग होती है, बट इंडिया जैसी कंट्री में ये इतना सक्सेसफुल नहीं है,
क्योंकि पेस्टिसाइड का यूज़ ना होने के कारण जो प्रोडक्ट बनता है उसकी शेल्फ लाइफ बहुत कम होती है। जैसे कि आपने एक लौकी की सब्ज़ी बनाई, अगर वो पेस्टिसाइड्स के साथ बनी है तो वो 1 महीना चल जाएगी पेड़ से टूटने के बाद, और ये ऑर्गेनिक वाली 1 हफ्ते में ख़राब हो जाएगी। तो उस चक्कर में ये इंडिया में इतना सक्सेसफुल नहीं है, फिर भी जो अफोर्ड कर सकते हैं वो लोग इसको परचेज करते हैं, और इसलिए ऑर्गेनिक फार्मिंग इज़ ऑल्सो वन ऑफ द ऑल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ इनकम। इसमें एक्सपोर्ट की इनकम काफ़ी हो जाती है। इसका फ़ायदा ये है कि ये सॉइल हेल्थ पे फोकस ज़रूर रखती है, सिर्फ प्रोडक्शन इंक्रीज़ करने पे नहीं, और हमारे लिए हेल्दी है टू कंज्यूम दोज प्रोडक्ट्स विच आर केमिकल फ्री। बस इतना बहुत है। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को हिट करें। साथ ही लाइक और शेयर करना ना भूलें। APT एजुकेटिंग इंडिया।